Assalamualaikum, me Jweria Kabir and welcome to my YouTube channel Steady Lover. Today I will teach you about The Nightingale and the Rose by Oscar Wilde. आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं समरी, लिटरेरी डिवाइसेस और इसके थीम्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑस्कर वाइल्ड की ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का फुल नेम ऑस्कर फिंगल ऑफ लिबर्टी विल्स वाइल्ड था। ये एक आयरिश पोएट थे, प्ले राइटर थे और इनकी जो बर्थ हुई थी 16 अक्टूबर 1854 में डबलिन में हुई थी, जो कि कैपिटल है आयरलैंड का। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 13 नवंबर 1900 में पेरिस में हुई थी। इनके फादर का नाम विलियम वाइल्ड्स था और इनकी मदर का नाम जैन ली एल्गी था। ये दोनों ही राइटर थे, बट इनके फादर बहुत बड़े राइटर थे, अपनी राइटिंग्स की वजह से बहुत बड़े राइटर जाने जाते थे। अब जो ऑस्कर वाइल्ड ने टोटल 5 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और ये शॉर्ट स्टोरी बच्चों के लिखी गई थी। चूँकि इसका स्टैंडर्ड बच्चों के लेवल से बहुत हाई था, सो इसको बीएस के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। द नाइट एंगल एंड द रोज इसको 1818 में लिखा गया और पब्लिश इसको 1888 में करवाया गया लंदन में। इसकी सेटिंग एक गार्डन में रखी गई है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जैसे कि एक स्टूडेंट को, ट्रीज को, फ्लावर्स को और लिजर्ड और बटरफ्लाई को, ये तमाम चीज़ें इस स्टोरी में डिस्कस की गई हैं। इसका लिटरेरी पीरियड था एस्थेटिसिज्म। ये लेट 19th सेंचुरी को स्टार्ट हुआ और इसके मुताबिक आर्ट फॉर आर्ट सेक था। मतलब इसका जो इस मोमेंट के जो फॉलोवर्स थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो आर्ट है उसको ना कि मॉरल वैल्यूज़ उससे लिए जाएं, मॉरल लेसन उससे लिए जाएं, ना कि कोई मीनिंग उससे लिया जाए, बल्कि आर्ट को एक प्लेयर के तौर पे लिया जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारा ऑस्कर वाइल्ड का। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। The story is written by Oscar Wilde, The Nightingale and the Rose. In this story, a student of philosophy falls in love with a professor's daughter and he wants to dance with her in ball, which is to be held by the prince. But she said that if he will bring a red rose, then she will dance with her. It is a hard target for students because either it winter season. There is no red rose available in this season. The boy go to the garden and starting crying on that because of a red rose. I lost my love. ये जो स्टोरी है वो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है और इस स्टोरी में एक स्टूडेंट होता है, फिलॉसफी का स्टूडेंट होता है, जो कि एक प्रोफेसर की बेटी के साथ लव में गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है, तो वो उसके साथ एक बाल पार्टी होती है, उसमें डांस करना चाहता है। बाल पार्टी क्या होती है कि एक ब्रिटिश पार्टी है जहाँ पे कपल डांस होता है। तो वो इससे रिक्वेस्ट करता है डांस करने की, बट वो जो गर्ल है वो ये कहती है कि अगर वो इसके लिए रेड रोज़ लेके आएगा तभी वो उसके साथ डांस करेगी। अब ये एक लड़के के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड टारगेट था, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा था उस टाइम वो विंटर का सीज़न था और वहाँ पे उस टाइम जो रेड रोज़ अवेलेबल बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। तो वो जाता है गार्डन में और वहाँ पे रोना शुरू कर देता है कि वो एक रेड रोज़ के लिए अपनी मोहब्बत को खो देगा। A nightingale listened these words and saw a boy crying in the garden. She goes the tree to tree and bring red rose for him, but it was a winter season, so not at all, and tree produced a red rose. Nightingale understand the feelings of love by the students. The other character drawn by the writer, like lizard, butterfly, makes fun of the right nightingale. Finally, a tree of white rose gives a solution that if she pinch her heart by thorn and sings a song
on moonlight, then the red rose will produced. The nightingale did the same and died, but she produced the red rose for the boy. अब जो स्टूडेंट था वो रो रहा था और ये कह रहा था कि वो एक रेड रोज़ की वजह से अपनी मोहब्बत खो देगा। तो इसी गार्डन में एक नाइट एंगेल भी रहती थी, एक ओक के ट्री पे वो रहती थी और वो लव सॉन्ग गाया करती थी। तो वो दूसरों की इमोशंस को, लव इमोशंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती थी, क्योंकि वो खुद भी एक लव से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो वो ये स्टूडेंट को रोते हुए देखती है, उसको ये कहते हुए सुनती है, तो उसे बहुत तरस आता है और वो हर दरख्त के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे रेड रोज़ चाहिए। बट चूँकि विंटर का सीज़न था तो सब दरख्तों ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि विंटर का सीज़न है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है रेड रोज़ प्रोड्यूस करना। तो बहुत डिसहार्ट हो जाती है, लेकिन एट द एंड उसे एक वाइट रोज़ एक सोल्यूशन देता है। वाइट रोज़ का जो ट्री है वो कहता है कि इस कंडीशन में आप रेड रोज़ प्रोड्यूस करवा सकती हैं कि आप पूरी रात, चांदनी रात में, अपना जो हार्ट है उसमें मेरा थॉर्न मतलब कांटा पिंच कर दें और पूरी रात लव सॉन्ग गाएं, तभी रेड रोज़ प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो नाइट एंगेल है वो बहुत ज़्यादा कंपेशन है, बहुत काइंड है, मतलब बहुत नरम दिल है वो। तो वो कहती है कि अगर मेरी वजह से एक इंसान को उसका मोहब्बत मिल जाएगी तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं ऐसा कर लूँगी। तो वो ऐसे ही करती है। वो जैसे ही नाइट स्टार्ट होती है वो अपना जिसका जो कांटा है रेड रोज़ को अपने सीने के अंदर पिंच कर देती है, हार्ट के अंदर पिंच कर देती है और लव सॉन्ग शुरू कर देती है। पूरी रात मूनलाइट में वो उस लव सॉन्ग गाती रहती है और एट द एंड उसकी आवाज़ कम हो जाती है और वो क्या हो जाती है, फोत हो जाती है। तो लेकिन वो फोत तो हो जाती है, मर तो जाती है, बट एट द एंड रेड रोज़ प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम एक और बात देखेंगे, जो स्टूडेंट है वो एक, हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक सेल्फिश है, एक लेज़ी बॉय। अगर वो उससे इतनी मोहब्बत करता है तो उसको चाहिए था कि वो कुछ एफर्ट पुट करता, ना कि एक जगह बैठ के रोना रोता। इससे तो नाइटिंगेल अच्छी थी जिसने इतनी एफर्ट पुट की, उसको रोते हुए देखकर उसको इतना एहसास किया और अपनी जान दे दी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। On the next day, the boy found the red rose in the garden and he goes to the girl and show her red rose, but she rejected his love and said that Chamberlain's nephew sent me a gold jewels, which is better than this rose. The boy threw the rose in gutter and said, "What a silly thing, love! It is a very unpractical." So he returned to his room and pulled out a great old book and started to read. अब नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट है वो उस गार्डन में जाता है और उसे वो रेड रोज़ मिल जाता है, बहुत खुश होता है और वो रोज़ लेके वो उस गर्ल के पास जाता है कि आपने कहा था कि रेड रोज़ लेके आया तो मैं आपके साथ डांस करूँगी, सो मैं ले आया। तो वो जो गर्ल है वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि जो चैम्बरलाइंस नेफ्यू है वो मेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी ले आया है, सो इट इज़ बेटर देन दिस रोज़, तो मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकती। तो वो बहुत बॉय जो है बहुत डिसहार्ट होता है और वो कहता है कि व्हाट अ सिली थिंग लव, कि कितनी फजूल सी चीज़ है ये, तो ये अनप्रैक्टिकल है। तो उसको मतलब बहुत डिसहार्ट हो जाता है और फिर एट द एंड यही होता है कि वो अपने रूम में वापस जाता है और एक बुक निकालता है डेस्क से भरी हुई, उसको जाड़ के पढ़ना स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पे वैसे एंड द एट होता भी यही है, जो टीन एज के बच्चे हैं वो जब अपनी इस एज में ये गलती कर बैठते हैं और जब वो डिसहार्ट हो जाते हैं तो उनको धोखा हो जाता है, तो तब यही होता है कि अब वो एट द एंड वो अपने पढ़ाई की तरफ ही आते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट समरी। मैंने कुछ नोट्स भी आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे, जो कि मैं इस वीडियो में साथ साथ दिखा भी रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और ये बहुत इजी भी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ, देन फिर थीम्स को डिस्कस करेंगे।
इसमें बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस की गई हैं, जैसे कि सैम्बल्स हो गए, मेटाफर हो गए, आयरनी हो गई, एलिट्रेशन हो गई, ओके एसेट्रा, बहुत सारी। अब हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते जाएंगे। सैम्बल्स इसमें यूज़ हुए हुए हैं। सैम्बल्स और एनिमल्स। अब सैम्बल्स हम पहले पढ़ेंगे कि सैम्बल्स होता है क्या है। सैम्बल्स हो सकते हैं और एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेसेस और कलर्स राइटर्स यूज टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स। सैम्पल कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि एक राइटर अपने राइटिंग में यूज़ करता है। वो किसी एनिमल का नाम हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं। तो अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, जैसे स्नेक हो गया, डार्कनेस हो गई, तो डेथ हो गई, मतलब डेथ डार्कनेस जो है डेथ के लिए, स्नेक हो गया डेथ के लिए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस स्टोरी में द रेड रोज रिप्रेजेंट करता है डिफिकल्टी को एंड सेक्रीफाइस एसोसिएटेड विद लव, और नाइट एंगर रिप्रेजेंट करता है कंपेशन को, कनेक्शन को, मदरली केयर को। अब देखें जो रेड रोज है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अब रेड रोज था, वो बहुत डिफिकल्ट था एक स्टूडेंट्स के लिए लेने के बहुत मुश्किल हो गया था एक स्टूडेंट के लिए कि वो रेड रोज ले ले, क्योंकि विंटर का सीजन था और वो बहुत डिसहार्ट हो गया था। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिफ़िकल्टी को, और सेक्रीफाइस एसोसिएटेड विद लव। तो नाइट एंगल ने इस रोज़ को हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी जान दे दी। तो रेड रोज़ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफ़िकल्टी को एंड सेक्रीफाइस एसोसिएटेड विद लव को। देन नाइट एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करती है कंपैशन को, कनेक्शन को, मदरली केयर को। आप जानते हैं कि बहुत हमदर्द है, ठीक है, और उसमें एक केयर मौजूद है, मतलब मदर की तरह केयर करती है, बहुत काइंड है वो। तो इसमें ये दो चीज़ें सिंबल में दी गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटाफर। मेटाफर होता क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। के एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कंपेयर्स कीजिए, दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज को यूज़ करते हुए, विदाउट यूज़ करते हुए इनको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि गार्डन ऑफ द हार्ट इज़ अ मेटाफर ऑफ गार्डन ऑफ रोजेस रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। गार्डन और हार्ट को कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज को किए हुए। और इसके बाद द नाइट एंगल इज़ द पोएट एंड द लवर। नाइट एंगल को पोएट के साथ और लवर के साथ कंपेयर किया गया है, और रोज को हम के इंस्पायरेशन एंड बी लव्ड के साथ कंपेयर किया गया है। ये है मेटाफर। देन हम पढ़ते हैं आयरनी। Irony, the use of words to express something different or opposite from the literal meaning। कि आयरनी वो है कि हम ये भी कह सकते हैं, इसका सिंपली ये कह सकते हैं कि आयरनी एक तंज होता है। जैसे कि हो कुछ कंडीशन में, हो कुछ हो, एक्चुअली हो कुछ और रहा हो, और हम वर्ड उसके लिए कुछ और यूज़ करें, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक बहुत पतला सा स्मार्ट सा बंदा है, बहुत ही कमज़ोर सा, और वो आता है और हम कहते हैं आइए जी पहलवान। तो हम उसके लिए आयरनी यूज़ कर रहे हैं, हो है तो वो स्मार्ट, बट हम उसको पहलवान का वर्ड दे रहे हैं। तो ये एक तंज भी हो गया, ठीक है, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन कुछ और है और वर्ड्स हम ऑपोजिट यूज़ कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में आयरनी भी यूज़ हुआ है। सिचुएशनल आयरनी को यूज़ किया गया है। इज सीन इन दिस स्टोरी व्हेन द स्टूडेंट कलेक्ट्स द रोज एंड गोज ऑफ टू फाइंड हिज ट्रू लव, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट ही इज greeted with rejection। देखिए कि सिचुएशन आयरनी यूज़ हुई है कि वो जो स्टूडेंट है उसने कलेक्ट किया, रोज़ तो कलेक्ट कर लिया, और वो कंडीशन भी इस गर्ल की यही थी कि अगर वो रोज़ ले जाएगा तो उसके साथ डांस करेगी, और वो एट द एंड लेके भी जाता है बट वो रिजेक्ट कर देती है। तो क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो ये क्या सिचुएशनल आयरनी यूज हुई है इसमें। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू थिंग्स एंड एनिमल्स। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है कि एनिमल्स को, नॉन ह्यूमन चीज़ को हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे रहे होते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन भी इस स्टोरी में यूज़ की गई है। एग्जाम्पल्स इसके हैं, द ट्री शो इट्स हेड। जो ट्री है वो अपने हेड हिला रही है। Pearls and pomegranates cannot buy it. The white moon heard it.
एप्पल्स और पोमोग्रेनेट्स जो है ये नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं और उनको एक बाय के नॉट बाइट एक ह्यूमन की क्वालिटी दी जा रही है। और जो वाइट मून है इसको भी ह्यूमन की क्वालिटी दी गई, हेयर डिड सुनता है वो, तो ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो पर्सोनिफिकेशन इसे कहते हैं और ये एग्जांपल्स हैं और पर्सोनिफिकेशन इस स्टोरीज में यूज हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमिली, a figure of speech that compares two dissimilar things by using the keywords like or yes। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू डिसिमल थिंग्स को कंपेयर किया गया है लाइक और एज यूज करते हुए। अब इसके एग्जांपल्स जो है वो देखें जो कि स्टोरी में यूज हुई है। पेशेंट हैज मेड हिज फेस लाइक पेल आइवरी, कि जज्बे से उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीले हाथी दांत की तरह हो गया था। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लाइक को यूज करके पेशेंट का और पेल आइवरी का। as what as white as the foam of the sea। अब समंदर की जाग को कंपेयर किया गया है सी के साथ, मतलब समंदर की जाग को कंपेयर किया, समंदर की जाग की तरह वाइट है वो, ठीक है। तो वो कंपेयर किया गया है एज लगाते हुए। फिर इट इज मोर प्रेशियस देन एमल्स, कि ये बहुत ही कीमती है एमल्स से। एमल्स जो होते हैं बहुत ही एक कीमती पत्थर होता है कि उससे भी क्या ज़्यादा कीमती है। तो ये अब क्या किया जा रहा है कि कंपैरिजन की जा रही है दो डिफरेंट चीज़ों की लाइक और एज लगाते हुए, ठीक है। देन को यूज़ करते हुए इनको इनकी कंपैरिजन किया जा रहा है इनका। अब देन है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता क्या है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नॉट टू बी टेकन लिटरली। एक्चुअली ये होता क्या है कि हमारी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट मोर प्रोमिनेंट शो, ठीक है। मतलब कि ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम कोई भी स्टेटमेंट के लिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है बहुत ओवर स्टेटमेंट बन जाए। तो जैसे कि है, और ये इसका जो लिटरली मीनिंग से मतलब होते हैं कि नॉट टू बी अ टेकन लिटरली, ठीक है। हकीकत से कुछ इतना वास्ता नहीं होता इसका। शी विल डांस सो लाइटली दैट हर फीट विल नॉट टच द फ्लोर, मतलब वो इतनी लाइटली डांस कर रही है कि उसके जो फीट हैं वो बिल्कुल फ्लोर को टच ही नहीं कर रहे। Here is the reddest rose in all the world। यहाँ पे दुनिया का सबसे खूबसूरत और रेड कलर का रोस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए। किसी भी चीज़, किसी भी इंसान को उस गर्ल का एक्शन यूज़ करने के लिए हमने ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए कि बहुत लाइटली डांस कर रही है वो। तो ये है हाइपरबोल। अब एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड टू क्रिएट अ वीक और स्मूथ साउंड इफेक्ट्स। कंसोनेंट साउंड वो होते हैं जो वॉवल नहीं होती, आपको तो पता है इतना कि कंसोनेंट साउंड को अगर रिपीट किया जाए किसी भी सेंटेंस में इनिशियली, तो वो क्या होता है? एलिट्रेशन हो रही होती है उसमें, ठीक है। शी स्विप्ट ओवर द गार्डन लाइक अ शैडो। यहाँ पे एस जो है वो एक कंसोनेंट साउंड है और उसकी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। ये हो गए थे डिलीटरी डिवाइसेस जो मैंने आपके लिए सर्च किए और फिर देन इसका नोट्स बनाए। साथ में इनके डेफिनेशन बताने का ये मकसद है कि आपको हर लिटरेरी डिवाइस बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आपके दिमाग में ये रिकॉल हो जाए कि एलिटेशन क्या है, हाइपरबोल क्या है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा भूल जाते हैं और फिर उनके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम करते हैं इसकी थीम को एट द एंड डिस्कस करते हैं। थीम इसमें यूज़ हुई हैं सेक्रीफाइस, लव, नेचर, पावर ऑफ मनी, ब्यूटी, डेथ, मटेरियलिज्म, रिलेशनशिप इन द लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग, इमोशंस, काइंडनेस एंड सेल्फिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइस को हम कर रहे हैं। आप तो पढ़ा इस समरी सुन के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सेक्रीफाइस थीम्स में यूज़ हुई है और किस वजह से हुई है, क्योंकि नाइट एंगेल ने सेक्रीफाइस किया है एक स्टूडेंट के लिए। रेड रोज प्रोड्यूस करने के लिए उसने अपना हार्ट जो पिंच किया था, हार्ट में थॉर्न पिंच पिंच किया था, ठीक है। क्योंकि वो उन दोनों को मिलाना चाहती थी बट एट द एंड उसने अपनी जान भी दे दी और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो ये सेक्रीफाइस। लव,
लव इसमें ये है कि जो स्टूडेंट है वो इसमें एक लव स्टोरी भी कह सकते हैं हम, है कि स्टूडेंट जो है वो फॉल इन लव विद अ गर्ल। तो यहाँ पे इसकी थीम एक लव भी है। थेन वो क्या है, नेचर। नेचर इस तरह है कि यहाँ पे रोज़ का जिक्र किया है, ट्रीज़ का जिक्र किया है, गार्डन का एक मतलब हमारे जहन में जब हम स्टोरी पढ़ते हैं गार्डन के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जहन में एक ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट होता है, एक नेचर का, गार्डन का, फ्लावर्स का, वाइट रोज, रेड रोज, ट्रीज का, नाइट एंगेल का, लव सॉन्ग्स का। हमारे जहन में ये सब पढ़ के एक ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट होता है। सो इसकी जो थीम है नेचर भी है। पावर ऑफ मनी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट आज के दौर में है ये कि पावर ऑफ मनी, मनी जो मोर डोमिनेट हो गया है, एवरी फीलिंग्स लाइक लव पे इस तरह से, मतलब हम ह्यूमन इस तरह कर रहे हैं। हमारी जो नेचर है वो तो नहीं कर रही। नेचर जैसे नाइट एंगल है वो बहुत काइंड थी, बहुत कंपैशन रखती थी, बट इंसान की देखेंगे उस गर्ल्स के नज़र में वो फूल कुछ भी नहीं था। उसके पीछे से नाइट एंगल ने अपनी जान दे दी, पर गर्ल की नज़र में वो फूल कुछ भी नहीं था। उसकी नज़र में तो वो जूली थी जो कि चैम्बरलिन्स के नेफ्यू ने उसके लिए लाई थी। सो पावर ऑफ लव मनी जो है इसका, पावर ऑफ मनी। अब ब्यूटी, ब्यूटी में भी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स। नेचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। अब गर्ल्स की ब्यूटी भी हम डिस्कस करें कि एक गर्ल भी खूबसूरत हो सकती है। सो ही इज़ फॉलन लव विद हर, तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब डेथ, डेथ भी इसकी एक मेन थीम है, क्योंकि नाइट एंगल की जो सेक्रीफाइस में डिस्कस हुआ एट द एंड इसकी डेथ हो जाती है, और वो डेथ रेड रोज़ प्रोड्यूस करने के लिए होती है, और वो रेड रोज़ वो किसके लिए कुर्बानी दे रही होती है, एक बॉय के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है मटेरियलिज्म। तो यहाँ पे भी मटेरियल को ज़्यादा फोकस है, मटेरियलिज्म इसकी एक एम मेन थीम है, ठीक है। तो इसको भी, ये भी इसकी मेन थीम है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप इन द लव, इन द लाइफ आ ह्यूमन बींग्स। अब रिलेशन शो किया गया एक लाइफ के साथ एक ह्यूमन बींग्स का, कि ज़िंदगी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ज़िंदगी के साथ कैसे वो ज़िंदगी गुजारता है, और एंड द एंड उसकी कैसे डेथ हो जाती है। तो ये भी इसकी एक मेन थीम है। इमोशंस इसमें डिस्कस किए गए हैं, नाइटिंगेल के इमोशंस डिस्कस किए गए हैं, और लव के इमोशंस डिस्कस किए गए हैं। तो डिफरेंट इमोशन जिसमें इस स्टोरी में डिस्कस हुए हैं, तो ये भी एक थीम है। काइंडनेस, काइंडनेस भी हम, नाइटिंगेल के ही जिक्र हो रहा है इसमें कि वो कितनी काइंड थी, कैसे उसने अपनी जान पे खेल कर वो रेड रोज़ प्रोड्यूस किया। और इसमें एक सेल्फिश का भी हुआ है, सेल्फिशनेस का भी जिक्र हुआ है कि ये बॉय के बारे में क्या सेल्फिशनेस, सेल्फिश सा एक बॉय था कि उसने एट द एंड उस रोज़ को गटर में फेंक दिया। उसकी नज़र में उस रोज़ की कोई वैल्यू ही नहीं थी, और कैसे वो मतलब एक लेज़ी सा पर्सन था खुद, उसने कुछ एफर्ट पुट नहीं की, ऐसे ही बैठ के रोता रहा और नेक्स्ट दिन फूल लेके चला गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ ट्रू लव। अगर उसकी उससे मोहब्बत सच्ची होती तो वो कुछ ना कुछ एफर्ट तो पुट करता ही। और सेल्फिश इसमें ह्यूमन की बताई कि इंसान कैसा खुद गर्ज है, मतलब अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। जैसे वो गर्ल है तो उसने उसको गोल्ड जूली मिली तो वो भूल ही गई सब कुछ, अपनी कंडीशन जो उसने रखी थी सब कुछ भूल गई। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो इंसान कितना सेल्फिश है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स लाइक नेचर। जैसे कि नाइट एंगेल को ही हम देख लें कि वो कैसे कितनी अच्छी थी, कितनी काइंड थी। तो ये थी हमारी थीम जो मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस की, ब्रीफली समझा दिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।